मॉर्निंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो नगर पालिका पार्ट बी से रिलेटेड है और पार्ट बी के अंदर हमने धारा आपके 179 तक जितने भी इसके क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे हमने किए हैं। अब आज हम धारा 180 से लेके 190 तक जितने भी एमसीक्यू यहाँ पे बनते हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि धारा 180 का संबंध है। धारा 180 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन दिया गया है ए, राज्य सरकार की नगर पालिका में प्रोजेक्ट या स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की शक्ति, नगर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी को विकास स्कीम या प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दे सकने की शक्ति में, भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति देने की राज्य सरकार की शक्ति में, या ऑप्शन डी दिया गया है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि धारा 180 का संबंध किससे है? धारा 180 का संबंध है कि राज्य सरकार ऐसी अपेक्षा कर सकती है, राज्य सरकार अपेक्षा कर सकती है किससे? नगर पालिका से, कि वो क्या करे, कोई भी स्कीम बना ले। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी, कोई भी स्कीम बना ले। और नगर पालिका किसको निर्देश देगी? नगर पालिका निर्देश देगी किसको? सीएमओ को, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर को। ठीक है, मतलब मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। तो यहाँ पे दो तीन चीजें 180 से रिलेटेड याद रखना। धारा 180 के अंदर क्या चीज याद रखनी है? एक तो देखो, कौन अपेक्षा कर सकती है? तो राज्य सरकार। कौन अपेक्षा करेगी? राज्य सरकार, पहली चीज। किससे अपेक्षा करेगी? तो अपेक्षा करेगी किससे? वो आपके नगर पालिका से। किससे? नगर पालिका से। और नगर पालिका क्या कर दे सकती है? निर्देश दे सकती है। क्या दे सकती है? निर्देश दे सकती है। और निर्देश किसे देगी? तो वो देगी आपके मुख्य नगर पालिका अधिकारी को। किससे को? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये चीज आपको याद रह जाएगी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 181 का संबंध है। धारा 181 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दिया गया है आपको। धारा 174 के तहत निर्मित प्रोजेक्ट या स्कीम में स्वतंत्र व पृथक प्रोजेक्ट स्कीम में, नगर का विस्तृत सर्वेक्षण तैयार करने में, मास्टर विकास योजना के क्रियान्वयन में, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिएगा, धारा 181 का संबंध किससे है? धारा 181 का कौन सा संबंध हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कि आपको जो धारा 174 के अंदर जो भी स्कीम आपको बताई गई थी, हमने धारा 174 के अंदर पढ़ा था कि स्कीम कैसे बनाई जाएगी। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि नगर पालिका क्या करेगी, पहले कोई भी स्कीम तैयार करेगी। स्कीम तैयार करने से पहले उसे क्या करेगी? 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगी? वो नोटिस देगी। नोटिस देने के बाद में 1 साल के अंदर आपके नगर पालिका को कोई भी स्कीम तैयार करनी पड़ेगी। जब भी स्कीम तैयार हो जाएगी उसके बाद में वो किसके पास में भेजेगी? राज्य सरकार के पास में भेजेगी। राज्य सरकार उसमें कोई संशोधन कर सकती है या बिना संशोधन के उसे अनुमति दे सकती है। तो ये 174 के तहत बनने वाली कोई भी स्कीम है, उन स्कीम के अलावा पृथक प्रोजेक्ट स्कीम क्या कर सकती है? धारा 181 के तहत बनाई जा सकती है। ये चीज आप बस इतना सा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भूमि उपयोग परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति नगर पालिका क्षेत्र में स्थित भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु नहीं करेगा। बिल्कुल ये सत्य है आपका कथन कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है। ये किसके अंदर लिखा हुआ है? ये धारा आपके 182 के अंदर लिखा हुआ है कि भूमि के उपयोग पर निर्बंधन। ठीक है, भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन मतलब आप क्या है कि भूमि जिस उपयोग के लिए ली गई है उसी के अलावा अगर कोई दूसरा आप उपयोग करते हो तो उस पर क्या है? रोक है। और ये किसके अंदर बताया गया है? ये हमने पढ़ा है धारा 181 के अंदर। किसके अंदर पढ़ा है? धारा 181 नहीं, धारा 182 के अंदर। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्शन सेकंड क्या है? नगर पालिका क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व में ही जारी किसी भूमि के प्रयोग में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये भी क्या है आपका? सत्य है स्टेटमेंट। राज्य सरकार या उसका कोई प्राधिकारी भू उपयोग परिवर्तन की अनुमति दे सकता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट देखिएगा,
अधिनियम की धारा 182 के तहत राज्य सरकार या उसका कोई प्राधिकारी भू उपयोग परिवर्तन की अनुमति दे सकता है यदि ऐसा करना लोकहित में हो। बिल्कुल सत्य है कि मतलब धारा 182 के अंदर हमने क्या पढ़ा है, धारा 182 देखो, धारा 182 के अंदर हमने क्या पढ़ा है, धारा 182 के अंदर पढ़ा है कि भूमि का जो उपयोग है, भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन पर निर्बंधन, परिवर्तन पर निर्बंधन, निर्बंधन। जैसे एक तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे माना आपने कोई प्लॉट खरीदा है, और प्लॉट खरीदा है आपने रिहायशी कोई भी इलाका इलाका है उसके अंदर खरीदा है, और किसके लिए खरीदा है आपने, रहने के लिए खरीदा है। कल को आपने उसको यूज करने लग गए कमर्शियल पर्पज से, किसके उपयोग से, कि व्यापारिक व्यापार के तौर पे अगर आप उसका यूज करने लग गए तो उस पर क्या है, रोक लगाई जा सकती है, वो निर्बंधन है, उसके परिवर्तन पर क्या है, रोक है। ठीक है, कुछ नियमों के तहत, कुछ नियमों के तहत आप उसको क्या कर सकते हो, कमर्शियल करवा सकते हो। पर ये धारा 182 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि भूमि के उपयोग की परिवर्तन पर क्या है, निर्बंधन है। ये चीज समझ में आई। फिर पड़ोसियों की आपत्ति को सुना जा सकता है, मतलब देखो यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि यदि धारा 182 के तहत राज्य सरकार या उसका कोई भी अधिकारी भू उपयोग परिवर्तन की अनुमति दे सकता है। मतलब आपने रहने के लिए प्लॉट खरीदा, अब आप उसको व्यापार के लिए यूज कर रहे हो, इसकी अनुमति कौन दे सकता है, तो कोई प्राधिकारी दे सकता है। और किन किन पॉइंट के तहत वो आपको अनुमति दे सकता है, देखो, यदि ऐसा करना लोक हित में हो, कि मानो कि आपने भूमि का उपयोग में क्या करना चाहते हो, परिवर्तन करना चाहते हो, ऐसा करना लोक हित में हो, पब्लिक लोगों के लिए क्या हो, वो भलाई का काम हो, तो उसमें वो अनुमति दे सकता है प्राधिकारी आपको। पड़ोसियों की आपत्ति को सुना जाएगा, बिल्कुल ये भी सही है। और आवश्यक प्रभारों का भुगतान किया गया हो, ये भी सत्य है। देखो सिंपल सी बात है कि मानो कि आपने कोई किसी काम के लिए जमीन ली थी, और वो बहुत सस्ती रेट पे मिल गई, कोई भी स्कीम के तहत आपको बहुत सस्ती रेट पे सरकार के द्वारा मिल गई, पर आपने वो किसके लिए ली थी, वो जैसे सपोज आपने ली थी वो जमीन किसी खेती के लिए ली, या फिर किसी और एनजीओ वगैरह चलाने के लिए ली। कल को अगर उसका उपयोग आप किसके लिए करने लग गए, व्यापार के लिए करने लग गए, अगर ये भूमि आपको सपोज 10 लाख रुपए बीघा के हिसाब से मिली, जबकि अगर कमर्शियल तौर पे लेते तो इसकी रेट क्या थी, वो 20 लाख रुपए बीघा थी, तो जो आपको रिमेनिंग अमाउंट होगा वो क्या करना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आवश्यक प्रभारों का भुगतान किया उसमें जाना जरूरी है, यदि अगर आप परिवर्तन करते हो। तो इसमें सारे के सारे ही ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ये चीज समझ में आई क्या? नेक्स्ट देखिएगा आप, अधिनियम की धारा 182 के तहत, अधिनियम की धारा 182 के तहत भू उपयोग परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरपालिका ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु कैंप लगा सकती है। बिल्कुल सत्य है। अगर आपने कभी देखा होगा कि आपने यहाँ पे कई शहरों के अंदर की नगरपालिका के द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, वो किसके लिए, आपको लैंड सेटलमेंट करवाने के लिए, इनके लिए। ठीक है, ऐसे मामले जहां भूमि का उपयोग लोक प्रयोजन हेतु हो, उसके उपयोग को नहीं बदला जा सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसे मामले जहां भूमि का उपयोग लोक प्रयोजन हेतु हो, तो उसके उपयोग को बदला जा सकता है, और उसके उपयोग को कौन बदलने की अनुमति दे सकता है, तो प्राधिकारी आपको बदलने की अनुमति दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चीज समझ में आई। नेक्स्ट देखिएगा, अधिनियम की धारा 182 के तहत भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया में प्राय प्रभार जमा किए जाने हैं। ठीक है, वो किस में जमा किए जाने हैं, मानो कि अगर आपने पहले आपकी भूमि का उपयोग आप किसके लिए कर रहे थे, खेती के लिए, अब आप किसके लिए कर रहे हो, रहने के लिए या फिर व्यापार के लिए कर रहे हो, तो इस पर आपका क्या लगाया जाएगा, इस पर आप पे कोई ना कोई कर लगाया जाएगा, कोई ना कोई टैक्स लगाया जाएगा, कोई फीस लगाई जाएगी। ठीक है, कोई फीस लगाई जाएगी, तो जो पैसे सरकार आपसे लेगी वो कहाँ पर जमा होंगे, राज्य सरकार की निधि में जमा होंगे, नगर पालिका निधि में जमा होंगे, या भूमि से संबंधित क्षेत्र के विकास के लिए निर्धारित विशिष्ट निधि में जमा होंगे, या ए और बी दोनों में। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के निर्धारण संबंधित धारा है।
सार्वजनिक, आपने देखा होगा सार्वजनिक मार्ग से जहां से आप निकलते हो वहां पर क्या कर देती हैं, जो भी नगर पालिका वगैरह है वो वहां पे लाइनिंग कर देती है। क्या कर देती है? लाइनिंग कर देती है कि भाई यहाँ से, जैसे ये कोई रोड है, ये रोड के चारों ओर वो उन्होंने पेड़ों पर आपने देखा होगा कि वो सफेद सफेद सा रंग कर देते हैं कि भाई यहाँ तक की जो है ये लाइन किसकी है, ये सरकार की है। सार्वजनिक मार्गों की नियमित लाइन का निर्धारण के संबंधित धारा है, वो किसके अंदर बताया गया है? वो धारा आपके 183 के अंदर बताया गया है। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरपालिका सार्वजनिक मार्ग के किसी या दोनों ओर सीमा रेखा बना सकती है। बिल्कुल सही है कि अगर नगरपालिका चाहे तो जो सार्वजनिक मार्ग है उसके एक साइड में या दोनों साइड में क्या बना सकती है? सीमा रेखा बना सकती है। फिर देखो, सीमा रेखा व मार्ग का नक्शा और विवरण जनसाधारण हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। बिल्कुल, जब आपको यह देखना कि कई बार ये नहीं हो जाता कि आपको कि मकान रोड पे जो जिन्होंने मकान बना लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, ठीक है, फिर वो रोड चौड़ी की जाती है और जब लाइनिंग की जाती है तो उनको क्या कर दिया जाता है? तोड़ा जाता है। तो तोड़ा जाने से पहले उनको नक्शा उपलब्ध करवा लिया जाता है कि ये सरकार की जमीन है और यहां तक इसको तोड़ा जाएगा। ये चीज याद रह जाएगी। ऐसी सीमा रेखा के भीतर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। ये तो बिल्कुल सत्य है कि अगर सरकार की वो जो कोई लाइन बना दी गई है कि यहाँ तक ये सरकार की जमीन है या रोड है सरकार की, तो उस पे कोई भी अगर आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नगर पालिका सीमा रेखा बनाने से कितने समय पूर्व प्रभावित भूमियों के स्वामी अधिभोगियों को नोटिस जारी करेगी? तो ऑप्शन ए है न्यूनतम 1 माह पूर्व, ऑप्शन बी न्यूनतम 2 माह पूर्व, ऑप्शन सी न्यूनतम 3 माह पूर्व और ऑप्शन डी है न्यूनतम 6 माह पूर्व। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट हो जाएगा कि आपको जब धारा 183 के अंदर कहा गया है कि सार्वजनिक मार्गों का नियमितीकरण किया जा सकता है और नियमितीकरण करने से पूर्व 1 माह पूर्व क्या दिया जाएगा? नोटिस दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ मेरा ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, सार्वजनिक सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन बनाने संबंधी नगरपालिका के आदेश में व्यथित व्यक्ति किसके समक्ष समक्ष अपील कर सकता है? एक चीज याद रखिएगा, सार्वजनिक मार्गों पे जो लाइन की बात थी वो कौन सी धारा के अंदर है? 183 के अंदर है। अब सपोज अगर ये किसी सरकार, ये क्या बना दी गई, सरकार ने कोई लाइन ड्रॉ कर दी या कोई लाइन बना दी और वहां पर अगर आपका मकान है, कल को आपका मकान टूट जाता है और इससे रिलेटेड आप किसके पास में शिकायत कर सकते हो? ठीक है, व्यथित व्यक्ति किसके पास में शिकायत कर सकता है? तो वो कर सकता है किसके पास में? कलेक्टर के पास में। किसके पास में? कलेक्टर। जो जिले, जिस जिले से संबंधित है उस जिला कलेक्टर को क्या किया जा सकता है? अपील की जा सकती है। और जो जिला कलेक्टर निर्णय दे देगा वो निर्णय क्या होगा? अंतिम निर्णय होगा। उस निर्णय के विरोध में या उस निर्णय के अगेंस्ट आप कहां पे नहीं जा सकते? उस निर्णय के अगेंस्ट आप किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। ये चीज याद रखिएगा। तो किसके पास में अपील कर सकता है? जिला कलेक्टर के पास में अपील कर सकता है। बस इतना याद रखिएगा, ये अंतिम निर्णय होगा। ये क्या होगा? अंतिम निर्णय माना जाएगा। ये अंतिम निर्णय माना जाएगा। अंतिम निर्णय माना जाएगा। ये चीज याद रह जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, यदि सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो जुर्माना होगा। जुर्माना कहां से कहां तक होगा? यदि कोई जो सार्वजनिक मार्ग है उसमें यदि कोई क्या करता है, कोई अतिक्रमण करता है, कोई निर्माण कार्य करवाता है तो उस पर जुर्माना कितना होगा? 1,000 से 2,000 तक, 2,000 से 4,000 तक, या ऑप्शन सी 2,000 से 5,000 तक, ऑप्शन डी 5,000 से 10,000 तक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएंगे मेरे? ऑप्शन ए, बी और डी गलत है। सही कौन सा हो जाएगा? 2,000 से 5,000 रुपए तक का क्या लगेगा? जुर्माना। कौन सी धारा भूमिगत उपयोगिता हेतु राज्य सरकार के मार्ग से संबंधित है? तो कौन सी धारा है? वो धारा मेरी 184 है। ठीक है, भूमिगत उपयोगिता हेतु राज्य सरकार के मार्ग का अधिकार धारा 184 के अंदर बताया गया है। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, लोक उपयोगिता के लिए नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक, ये टाइपिंग मिस्टेक है जहां पे मैं हो रहा है उसको सह पढ़िएगा आप। सार्वजनिक और निजी मार्गों की अधोमृदा के उपयोग का अधिकार देने की मूल शक्ति में निहित है।
किसके अंदर है? राज्य सरकार में है, नगर पालिका में है, जिला कलेक्टर में है, या निदेशक या स्थानीय निकाय में है। ठीक है, तो वो किसके के अंदर है? वो है आपके राज्य सरकार में। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका क्षेत्र में भूमिगत उपयोगिता के नक्शे तैयार करने का दायित्व है। कि अगर कोई भी नगर पालिका है, उसके अंदर भूमिगत उपयोगिता मतलब अगर आपको जमीन के नीचे से टेलीफोन की लाइन ले जानी है, पानी की लाइन ले जानी है, या फिर कोई भी गैस है, ठीक है, आपके सीएनजी या एलपीजी इनकी लाइनें लेके जानी है, तो ये नक्शा तैयार करने का दायित्व किसका होगा? नगर पालिका में किसका दायित्व होगा? तो नगर पालिका के अंदर किसका दायित्व होना चाहिए आपके हिसाब से? तो वो जिला कलेक्टर का होगा क्या? नहीं। राज्य सरकार का? नहीं। नगर पालिका अध्यक्ष का? नहीं। तो किसका दायित्व होगा? वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा। ये चीज याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट, राज्य सरकार में निहित मार्ग जो नगर पालिका से गुजरते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि राज्य सरकार के जो निहित मार्ग है जो किसी नगर पालिका से गुजरते हैं, उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य होगा? नगर पालिका उनके अस्थायी उपयोग की आज्ञा दे सकती है। बिल्कुल सही है। माना कि कोई नगर पालिका है मेरी ए, ठीक है, यहां से कोई भी आपके राज्य मार्ग गुजर रहा है, स्टेट हाईवे गुजर रहे हैं, तो इस स्टेट हाईवे का अस्थायी उपयोग अगर किया जाए, क्या? अस्थायी उपयोग, स्थायी उपयोग नहीं। इस पे ध्यान रखिएगा आप। अस्थायी उपयोग किया जाता है। मानो कि आपका कोई, आप किसी नगर पालिका में रह रहे हो और वहां से आपके अपने जो राजस्थान राज्य सरकार का कोई स्टेट हाईवे अगर निकल रहा है, तो उसके अस्थायी उपयोग के, ठीक है, अस्थायी उपयोग की आज्ञा कौन दे सकती है? नगर पालिका दे सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा यहाँ पे करेक्ट होगा। नगर पालिका उन पर से अतिक्रमण हटाने का अधिकार रखती है। बिल्कुल सही है। कि अगर कोई स्टेट हाईवे नगर पालिका में से गुजर रहा है और वहां पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, कोई अतिक्रमण हो रहा है, तो अतिक्रमण हटाने का अधिकार तो किसके पास में होता है? नगर पालिका के पास में होता है। ये चीज सत्य है। नेक्स्ट, नगर पालिका उनका रख रखाव करती है। ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि उनका रख रखाव का दायित्व तो किसके पास में होता है? रख रखाव का दायित्व तो राज्य सरकार के पास में ही होता है। किसके पास में होता है? राज्य सरकार के पास में। याद रह जाएगा आपको कि उनका दायित्व किसके पास में होता है? राज्य सरकार के पास में। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक और दो यहाँ मेरे सत्य होंगे। ये चीज समझ में आई आपको? नेक्स्ट देखिएगा, धारा 187 का संबंध है। धारा 187 का संबंध किससे है? फुटपाथ के अनिवार्य उपबंध में, बहिर्गत भवनों को पीछे करने से, भवनों की सतह के निर्धारण में, मार्गों पर अस्थायी निर्माण में। तो कौन सा इसमें सत्य हो जाएगा? तो धारा 187 का संबंध है फुटपाथ के अनिवार्य उपबंध में। देखो धारा 187 के अंदर क्या लिखा गया है? धारा 187 के अंदर लिखा गया है कि आपको मेले उत्सवों के दौरान क्या किया जा सकता है? फुटपाथ, सॉरी, आपके फुटपाथ के अनिवार्य, मैंने गलत बोल दिया, ये मार्गों पर अस्थायी निर्माण से संबंधित है। ठीक है, ये गलती हो गई। यह धारा 187 का संबंध है कि उत्सवों के दौरान आपके कोई भी मार्ग वगैरह है, उनका क्या अस्थायी उपयोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये चीज हमें किसको, कौन सी धारा में देखने को मिलेगी? धारा 187 के अंदर देखने को मिलेगी। अच्छा, इनकी अनुमति कौन देगा? तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी देगा। ये चीज याद रह जाएगी। और ये एक लिमिट टाइम के लिए दी जाती है। मानो कि जैसे कोई दीपावली वगैरह आ गई, दीपावली वगैरह पे आप देखा होगा कि कोई भी जो आपके रोड वगैरह होती है, इन रोड पे क्या कर दिया जाता है? तंबू वगैरह लगा लिए जाते हैं अस्थायी तौर पे, और उन पे माल वगैरह बेचा जाता है, मिठाइयाँ वगैरह जो भी बेची जाती है। और जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हुआ, जैसे ही मानो कि 5 दिन का टाइम दिया गया है, 10 दिन का टाइम दिया गया है, तो वहां से फिर वो टेंट वगैरह हटा लिए जाते हैं, और जो जमीन पे जो गड्ढा किया गया है उसको वापस क्या कर दिया जाएगा? उसको वापस, उसे पुनः उसी स्थिति में ला दिया जाएगा जो उत्सव आने से पहले थी। ये चीज समझ में आ गई? ये आपको धारा 187 के अंदर देखने को मिलेगा। तो मार्गों पे अस्थायी निर्माण से संबंधित है। उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो ये किसके द्वारा दी जाती है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा, नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा, या राज्य सरकार के द्वारा। तो ये किसके द्वारा दी जाती है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा दी जाती है। और इस पे याद रखिएगा, उस पे कुछ ना कुछ चार्ज भी लगता है, कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी निर्माण की अनुमति देने से पूर्व किससे परामर्श किया जाना अनिवार्य है? देखो एक बात, सिंपल सी बात देखो, अगर कोई रोड है नगर पालिका के अंदर,
उस पर क्या कर दिया जाए, उस पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनुमति दे दे कि एक काम कीजिए, आप इस पर अस्थायी निर्माण कर सकते हो। अब उससे प्रभावित क्या होगा, उससे यातायात प्रभावित होगा आपका, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होगा। तो फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक बार किससे बात करनी पड़ेगी, किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? राज्य सरकार में, जिला कलेक्टर में, यातायात के प्रभारी पुलिस अधिकारी से, और नगर पालिका के अध्यक्ष। तो आपको समझ में आ गया कि भाई यातायात प्रभावित होगा तो यातायात के प्रभावी पुलिस अधिकारी से क्या करना पड़ेगा, एक बार संपर्क करना अनिवार्य है, परामर्श करना अनिवार्य है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। ठीक है, ये भी किसके अंदर है, ये भी आपको धारा 187 के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्नलिखित में से धारा मार्ग कौन सी धारा मार्ग, नाली, परिसरों के निर्माण या मरम्मत के दौरान रखे जाने वाली सावधानियों से संबंधित है? 185, 188, 195 या 198? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। 185 किससे संबंधित थी, नक्शों के संबंधित थी। ठीक है, नक्शों से संबंधित थी। नेक्स्ट देखिएगा, मार्ग, नाली या परिसर के निर्माण या मरम्मत के दौरान सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना किसका अनिवार्य दायित्व है? तो देखो, नगर पालिका के अंदर है, तो किसका है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का, संबंधित वार्ड के पार्षद का, सार्वजनिक निर्माण विभाग का, या जिला कलेक्टर का? तो वो किसका है आपका, तो ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी है का है। मार्ग या नाली या परिसरों के निर्माण या मरम्मत के दौरान सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कर्तव्य। नेक्स्ट, मार्ग या नाली परिसर के निर्माण मरम्मत के दौरान सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने में व्यय का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? देखो, कोई भी मान लिया कि आपने, मैं तो एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी मकान ले लिया या कुछ भी ले लिया, ठीक है, वो बहुत जर्जर अवस्था में है, उसकी मरम्मत करना जरूरी है और सुरक्षा के उपाय करने हैं उसके लिए। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी खर्चा होगा वो नगर पालिका भुगतेगी, या फिर आप क्या क्या कहते हैं, उस मकान का कोई भी अधिभोगी होगा या मालिक भुगतेगा? तो सिंपल सी बात है कि जिसका मकान है वही भुगतेगा। ठीक है, तो स्थान के स्वामी या अधिभोगी के द्वारा किया जाएगा, उसका व्यय को वहन किया जाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सार्वजनिक मार्ग के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका के लिखित अनुज्ञा के साथ मार्ग में लकड़ी आदि अन्य कोई सामग्री रखी जा सकती है? बिल्कुल रखी जा सकती है। अनुमति में निर्धारित अवधि तक मार्ग में मार्ग उपयोग में लिया जा सकता है, किंतु उस स्थान पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सत्य चीज है। ठीक है, कि सार्वजनिक मार्ग का यदि आप उपयोग कर रहे हो तो उस उपयोग पे, सार्वजनिक मार्ग पे लकड़ी रखी जा सकती है, कोई भी सामग्री रखी जा सकती है, कोई भी गड्ढा भी किया जा सकता है, परंतु वो करने से पूर्व वहां पे पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। रात को आपने कोई लकड़ियां रख दी, रात को कोई वहां से गुजरा, अंधेरा था और एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, उससे पहले वहां पे रोशनी वगैरह की व्यवस्था की जाती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस धारा के अंतर्गत सार्वजनिक मार्गों पर फुटपाथ का निर्माण संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये किसके अंदर किए गए हैं, ये धारा आपको 190 के अंदर किए गए हैं। आई होप ये चीज समझ में आई। अच्छा, फुटपाथ का मिनिमम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 मीटर होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पे लिखा है मिनिमम, क्या है, इतनी आपके मिनिमम होनी ही चाहिए। ये चीज याद रह जाएगी, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा आप, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार सार्वजनिक मार्गों पर फुटपाथों की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर? तो अभी हमने कहा कि न्यूनतम, देखो यहाँ पे न्यूनतम लिखा है, अधिकतम तो आप चाहे 3 मीटर कीजिए, 4 मीटर कीजिए, पर न्यूनतम आपको 1.5 मीटर करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सार्वजनिक मार्गों पर फुटपाथ के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुटपाथों की चौड़ाई विभिन्न या भिन्न भिन्न सार्वजनिक मार्गों पर भिन्न भिन्न हो सकती है। बिल्कुल सत्य है। भवन, अनुज्ञा व सकर्म समिति द्वारा इसका पुनरीक्षण किया जा सकता है, यह भी मेरा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, 1 व 2। मार्गों के किनारों पर स्थित, ये देखिएगा, ये नेक्स्ट धारा में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो एक चीज तो ये याद रखिएगा, जो अभी आपको ये पीडीएफ है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ये पीडीएफ आपके लगभग लगभग आज 9 बजे अपलोड कर दी जाएगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन भी
कर सकते हैं राजस्थान क्वेश्चन बैंक के नाम से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, इन टेक केयर।